25 टन कोयला जलाने से जितनी ऊर्जा मिलती है उतनी ही एनर्जी हमें सिर्फ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम से मिल सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज मोस्ट क्लीन एंड ऑल्सो मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनर्जी सोर्स। एवरी सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोड्यूस इनफ एनर्जी टू पावर थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस। लेकिन आखिर इन बड़े से जाइंट कूलिंग टावर्स के अंदर चल क्या रहा होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक गलत मूव आपको कैटास्ट्रोफिक मेल्टडाउन तक ले जा सकता है। इन सब की शुरुआत होती है एटम, एन इनविजिबल ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स से। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एटम के साथ एक चेन रिएक्शन चल रही होती है। लेकिन रिएक्टर के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से इतनी इमेंस एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाती है? तो आइए आज की इसी वीडियो में हम जानते हैं न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस के बारे में और साथ ही साथ जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया की 3% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है और वहीं पर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की 10% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है। इंडिया के एनर्जी सोर्सेस में एनर्जी जनरेट करने के मामले में न्यूक्लियर एनर्जी 5th लार्जेस्ट सोर्स है। लेकिन फिलहाल जो दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखे जा रहे हैं वो 1975 से लेकर 1985 के बीच में ही बने हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी पर हमारी डिपेंडेंसी कम होने लग गई है? उसका जिक्र भी आगे वीडियो में किया जाएगा। फिलहाल इंडिया में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जिसमें 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर तमिलनाडु के कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद है। लेकिन इंडिया के पास चांस है न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए हमारी कोल पर या और भी बाकी सारे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी बिल्कुल ही कम कर देने का। डॉक्टर होमी भाभा, इन्होंने एक सपना देखा था इंडिया को क्लीनेस्ट एनर्जी जनरेट करने के मामले में नंबर 1 बनाने का सपना। उनका कहना था कि क्योंकि इंडिया के पास ग्लोबली मौजूदा यूरेनियम का सिर्फ 2% रिजर्व ही इंडिया के पास मौजूद है, तो हमें यूरेनियम बाकी देशों से, रसिया जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाना पड़ता है जो काफ़ी महंगा भी होता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो इंडिया के पास थोरियम का ग्लोबली 25% रिजर्व मौजूद है। अगर हम किसी तरह से थोरियम के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की प्रोसेस खोज निकाले तो इंडिया के लिए काफ़ी फायदा होगा। अगर थोरियम के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की प्रोसेस ढूंढ निकाली जाए तो इंडिया के पास जितना थोरियम का रिजर्व मौजूद है उससे 400 सालों तक यानी कि 4 डेकेड्स तक एनर्जी बनाई जा सकती है। 2010 में इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की संख्या बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन उसके बाद 2011 में जापान के फुकुशिमा शहर में एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है। शायद इसी की वजह से इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बढ़ाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। दोस्तों, अगर आप जापान के फुकुशिमा शहर में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसके पीछे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप हमारी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, अपने टॉपिक पर वापस आएं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज़रूरी होता है एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ निकालना जो एक चेन रिएक्शन को अंडरगो कर सके। इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और भी कई ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 1896 में सबसे पहली बार एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने यूरेनियम के अंदर रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम को एज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में खोज निकाला था। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर मैं वर्किंग्स के बारे में बताऊं तो इन शॉर्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। लेकिन जितनी आसानी से इस प्रक्रिया को बताया जा सकता है उतनी आसान ये प्रक्रिया है नहीं। तो आइए अब न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियर फिजन की ये जो प्रोसेस है उसकी खोज एक जर्मन साइंटिस्ट ने गलती से कर दी थी
ओटो हान से पहले सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके बाद रुदरफोर्ड, जिन्हें द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने ऐसा बताया कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूम रहे होते हैं। बाद में जाकर यह भी पता चला कि न्यूक्लियस से अल्फा और बीटा रेडिएशन भी निकल रही थी। इसी वक्त के दौरान बेकेरेल ने यूरेनियम को एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट के तौर पर भी साबित कर दिया था। उसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने अपने फेमस इक्वेशन E=mc² के जरिए ऐसे साबित कर दिया था कि एनर्जी और मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद ओटो हान ने यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कर दिया और यहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि उन्हें रेडियम एलिमेंट मिलेगा। अब न्यूक्लियर फिजन की ये जो प्रोसेस है उसमें एटॉमिक लेवल पर होता ये है कि जब कोई एलिमेंट, कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो हाईली अनस्टेबल होना जाता है और बाकी सारे एलिमेंट्स के स्वभाव की तरह ही ये हाईली अनस्टेबल एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है और इसीलिए ये एलिमेंट दो समान तत्वों में विभाजित हो जाता है और साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी भी निकल कर आती है। जब ओटो हान ने यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया तो यूरेनियम 235 ने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया और स्टेबल होने के लिए ये बेरियम और क्रिप्टन इन दो तत्वों में विभाजित हो गया। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि बेरियम और क्रिप्टन का टोटल मास यूरेनियम के टोटल मास से कम था और इससे यही साबित होता है कि इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। इसी पूरी प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ थी जिस पर ओटो हान का ध्यान नहीं गया था। वो चीज़ थी कि इस प्रोसेस के साथ साथ बेरियम और क्रिप्टन के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी निकल कर आए थे जो बाकी के यूरेनियम 235 के साथ प्रोसेस कर रहे थे और यहाँ पर एक चेन रिएक्शन बन रही थी। और ये जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस चल रही होती है वो पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर में चल रही होती है और दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी ने बनाया था, जिसे नाम दिया गया था शिकागो पाइल 1। तो आइए अब जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आखिर काम कैसे करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बाकी सारे पावर प्लांट्स की तरह ही सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यहाँ भी टरबाइन को घुमाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को जलाया नहीं जाता। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनी हुई रोड्स होती हैं और इसी के अंदर न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस चल रही होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस है उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी के जरिए यहाँ पर स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता है। वही स्टीम टरबाइन को घुमाती है जिससे कि इस पूरे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो ये बड़े बड़े टावर्स दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा स्टीम को बाहर निकालने के लिए होते हैं। इन्हें कूलिंग टावर्स कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, पावर प्लांट्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और अगर किसी भी छोटी सी भी गलती की वजह से अगर यहाँ से रेडिएशन लीक हो जाता है, पावर प्लांट्स के आसपास के शहरों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड्स लगाई गई होती हैं। ये कंट्रोल रोड्स कैडमियम या फिर सिल्वर जैसी धातुओं से बनी हुई होती है। ये कंट्रोल रोड्स बेसिकली क्या करती हैं कि जो न्यूट्रॉन्स फिजन की प्रोसेस को बेकाबू बना रहे होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन बंद हो जाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान निकल कर आता है न्यूक्लियर वेस्ट और ये न्यूक्लियर वेस्ट भी रेडियो एक्टिव होता है। अगर इन्हें ज़मीन में डाला जाए तो ज़मीन बंजर हो जाती है, पानी में डाला जाए तो पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है और इस न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में डिक्लाइन देखा जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है क्योंकि इस न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये न्यूक्लियर वेस्ट कई डेकेड्स तक रेडिएशन एमिट कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन तब देखा गया जब पास्ट में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हादसे हो गए थे, जैसा कि चेरनोबिल में हुआ था, फुकुशिमा में हुआ था। इसकी वजह से कई कंट्रीज में प्रोटेस्ट भी होने लगे थे न्यूक्लियर एनर्जी को बंद करने के लिए। खैर, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं। इसे और बढ़ावा देना चाहिए या फिर इसे बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए।
और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद हो तो हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा